अच्छा बेटा, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन वेलोसिटी। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वेलोसिटी वेलोसिटी के हिसाब से हम जरा आज रिएक्शंस की बात करेंगे। जी, अच्छा बेटा, तो रिएक्शन वेलोसिटी के हिसाब से इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप रिएक्शन प्रोसीडिंग एट स्लो स्पीड। ऐसा रिएक्शन जो बहुत स्लो स्पीड पर हो रहा हो, और स्पीड की जगह मैं रेट लिख लेता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा लफ्ज स्लो रेट, यानी बहुत कम स्पीड से हो रहा है, ठीक है। और रिएक्शन प्रोसीडिंग एट वेरी हाई स्पीड या एट वेरी हाई हाई रेट। हाई रेट पर जो रिएक्शन हो रहा हो, यानी हाई स्पीड के साथ जो रिएक्शन हो रहा हो। और तीसरी टाइप है रिएक्शन प्रोसीडिंग एट मॉडरेट रेट। अगर रिएक्शन बिल्कुल मॉडरेट रेट के ऊपर हो रहा है तो। अब बारी बारी हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। रिएक्शन एट स्लो रेट, अब ये प्रोसीडिंग वगैरह मैंने नहीं लिखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा बेटा, वो थोड़ा सा बस जल्दी से कर लिया। अच्छा, अब ये कौन से रिएक्शंस होते हैं? तो दीज आर द रिएक्शंस which proceeds with extremely slow speed। ऐसे रिएक्शन है बेटा जो बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड के साथ होते हैं। अच्छा, जब बहुत स्लो स्पीड है तो ऑब्वियसली इसका क्या मतलब होगा कि दे विल टेक लॉन्गर टाइम टू प्रोसीड, लॉन्गर टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, मतलब अपने पूरे होने के लिए वो बहुत ज्यादा वक्त लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे रिएक्शंस का मतलब, अगर ऐसे रिएक्शंस की हम बात करें जो बहुत स्लो रेट पर हो रहे हैं, तो उनके साथ मसला क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, या ये कह लो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन it is impossible या difficult to determine experimentally rate of such chemical reactions। ऐसे chemical reactions का आप experimentally रेट नहीं मालूम कर सकते। भाई क्यों?
अब देखो मिसाल के तौर पर, अगर कोयला कैसे बनता है जमीन के नीचे, डायमंड कैसे बनता है जमीन के नीचे, सालों तक लकड़ी दबी रहती है हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, तो वो लकड़ी पहले कोयला बनती है, कोयले से वो डायमंड बन जाती है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में हजारों साल का वक्त लगता है, हजारों साल का वक्त। अब अगर एक साइंटिस्ट आज किसी ऐसी लकड़ी का एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है कि भाई इसका मुझे रेट मालूम करना है, तो एक्सपेरिमेंटली उसको डेटा जमा करने के लिए कितना टाइम चाहिए? हजारों साल का वक्त चाहिए। क्या किसी इंसान की जिंदगी 1000 साल की होती है बेटा? नहीं होती ना। तो वो कैसे रेट मालूम करेगा एक्सपेरिमेंटली? कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। अब लोहे पे जंग एक दिन में तो नहीं लगता। एक लोहे की रॉड है, उस पर जंग लगने में 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, अलग अलग वक्त लगते हैं। तो क्या आप 6 महीने, साल भर तक उसके पास मशीन वगैरह लगाकर उसके ऊपर बैठे रहोगे रॉड पर कि इस पे जंग लगेगा तो हम मालूम करेंगे कि कितने टाइम में जंग लग रहा है? इसके अलावा अभी एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड अर्थ की क्रस्ट में। ठीक है, इसमें कितना टाइम लगता है? इसमें तो हजारों साल का वक्त लगता है। आयरन के जंग लगने में तो शायद फिर भी कम वक्त लगता है, लेकिन हीरा बनने में तो हजारों साल का वक्त लग जाता है भाई। अच्छा, इसके अलावा रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, अब ये आपने अभी इतना ज्यादा तफसील में पढ़ा नहीं है, लेकिन मैट्रिक फिजिक्स में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 19 पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूं कि एक पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, एक पेरेंट होता है, और वो अपने डॉटर न्यूक्लियाइज में, मतलब डॉटर एटम्स में टूटता है। ठीक है, एक पेरेंट अपने डॉटर्स में टूटता है, ये याद है किसी को? पिछले साल पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो इस चीज को, इस अमल को कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके, यानी कि एक पेरेंट एटम का अपने डीके डॉटर्स में टूटना। अब देखो, कुछ एलिमेंट्स की जो हाफ लाइफ होती है, आप लोग ये भी पिछले साल पढ़कर आए हो, कुछ एलिमेंट्स की हाफ लाइफ होती है 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, इनको आप फिर भी डिटरमाइन कर लोगे। लेकिन जैसे यूरेनियम आई गेस या रेडियम है, उसकी हाफ लाइफ है 1600 साल। अब 1600 साल तक कैसे आप उसकी मालूम कर सकते हो रेडियो एक्टिव डीके? तो ये जो रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एलिमेंट है, ये कुछ एलिमेंट्स पर अप्लाई होता है, सब पर नहीं। क्योंकि कुछ एलिमेंट्स की जो रेडियो एक्टिव डीके होती है वो बहुत जल्दी होती है, कुछ की तो घंटों में होती है, तो उनका तो हम पता कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होती। ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ में आ गई? आगे चलूं? अच्छा जी, अब अगली जो बात हो रही है वो हो रही है रिएक्शन एट हाई रेट्स। अच्छा, ऐसे रिएक्शन जो हाई रेट पर होते हैं, अब इनका क्या है? दीज आर द रिएक्शंस कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं विच प्रोसीड with high speed and take very short time, ये बहुत ही कम टाइम लेते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने में, फॉर कंप्लीशन। ठीक है, इन रिएक्शन के भी कंप्लीट होने का बहुत कम टाइम होता है। अच्छा, इनका जो हम बात कर रहे हैं ना कंप्लीशन का, वो हम बात कर रहे हैं ऐसे रिएक्शंस की ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट -5 और लेसर
सेकेंड्स, यानी एक्सपोनेंट -5 से जो कम टाइम ले रहे होते हैं, यानी 1 सेकंड का भी 5 गुना उसको कम कर लो, इतना कम जो टाइम ले रहे होते हैं, उन रिएक्शंस की बात हो रही है। ठीक है, अब इनकी अगर बात करें तो इट इज, थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है, इसको से पियो, बिल्कुल ऊपर बोल, एप्पल का टेस्ट आ रहा है, 50 रुपए। अब इनकी अगर बात करें तो बेटा इनका भी इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन experimentally the rates of such chemical reactions. ऐसे केमिकल रिएक्शंस के भी आप रेट मालूम नहीं कर सकते। सही है। अब इसमें भी अगर हम बात करें, इसमें भी हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आई हैव सम। सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं वो एसिड बेस रिएक्शन की है। HCl और NaOH, एक एसिड और एक बेस को अगर मैं मिलाऊंगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अगर हम सोडियम क्लोराइड के साथ करा दें तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। अब ये रिएक्शंस इतनी तेजी से होते हैं बेटा कि आप इनका टाइम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, इनके कंप्लीशन का कॉन्सेंट्रेशंस को मालूम कर ही नहीं पाते ड्यूरिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। आफ्टर द रिएक्शन तो आप मालूम कर सकते हो, लेकिन रेट निकालने के लिए तो जरूरी है ना कि आप ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशंस को मालूम करो। ठीक है, अच्छा, तमाम के तमाम आयोनिक रिएक्शंस जो होते हैं ना वो बहुत ही तेज स्पीड पर होते हैं। जैसे ये एक आयोनिक रिएक्शन है और NaOH, ये HCl, जबकि HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन फिर भी ये एक आयोनिक रिएक्शन माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो चेंजिंग ऑफ पार्टनर होती है ये एक आयोनिक बेस पर होती है। तो ये इस लिहाज से जितने भी आयोनिक रिएक्शंस होते हैं बेटा सबके सब बहुत ही तेज स्पीड्स पर हो रहे होते हैं, इनका भी रेट आप मालूम नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरा सर जी बेटा। सर ये जो पहली वाली हेडिंग थी जिनके स्लोअर रेट पे होते थे बहुत ज्यादा, और ये जो ये वाले हैं इनकी किसी तरह फॉर्मूले से नहीं कर सकते? आई मीन उसी ड्यूरिंग द वो नहीं ना बिल्कुल बेटा, भी नहीं। असल में जो देखो जो भी हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, यानी कि आप इनके रेट को एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं कर सकते। उसकी सर वजह यह है कि आपको एक्सपेरिमेंटली का कहने का मतलब क्या है, दरअसल ड्यूरिंग द रिएक्शन आपको कॉन्सेंट्रेशंस पता चले पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, कि मिसाल के तौर पे इतने टाइम से इतने टाइम तक जाने में इतना चेंज आया है कॉन्सेंट्रेशन में, तो आप फॉर्मूला में पुट करके उनका आंसर और उनका रेट मालूम कर सकते हो। अब वहां पर टाइम इतना ज्यादा लग रहा है कि इंटरवल बहुत बड़ा है, वो यहां पर क्या है, टाइम इतना कम लग रहा है कि आप कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं मालूम कर सकते ड्यूरिंग रिएक्शन। समझ गए? यस सर। अच्छा जी, अब तीसरा आता है आपके पास रिएक्शंस proceed at a moderate अब मॉडरेट रेट पर जो रिएक्शंस होते हैं, अब जरा बात कुछ उनकी कर ली जाए। तो these are the reactions
ठीक है बेटा। अब ऐसे रिएक्शंस जो मॉडरेट रेट पर होते हैं, यानी कि जो कुछ घंटों में होते हैं, ऐसे रिएक्शंस का चूंकि कुछ घंटों का टाइम आप सर्व कर सकते हो, और कुछ घंटों का अगर कोई रिएक्शन टाइम ले रहा है तो उसमें आप इंटरवल भी, टाइम इंटरवल भी सेट कर सकते हो। तो उस टाइम इंटरवल के दौरान जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज आता है वो आप इजीली मेजर भी कर सकते हो। जब आप इजीली मेजर कर सकते हो तो आप उसको फॉर्मूला में पुट करके फॉर्मूला से उसका रेट भी इजीली मालूम कर सकते हो। तो ओनली मॉडरेट रिएक्शंस आर दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस जिसके एक्सपेरिमेंटली आप रेट को मालूम कर सकते हो। ठीक है ना। इसमें अमूमी तौर पर जो रिएक्शंस शामिल होते हैं वो रिएक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। मतलब मोस्टली इसमें सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स बहुत तेजी से रिएक्शन भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम, और ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी मोस्ट ऑफ देम। C12H22O11 सक्रोज इसे कहा जाता है, घर में इस्तेमाल होने वाली चीनी। इसका रिएक्शन अगर हम पानी से करवाते हैं तो ये टूटता है, मतलब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं। बेसिकली पानी से रिएक्शन का मतलब ये है कि हाइड्रोलाइज करते हैं। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज नाम की दो शुगर्स में, देखो ये भी शुगर है और ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, ठीक है। इनके दरमियान का डिफरेंस अब अगले साल आप लोग पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि ये सब के सब शुगर्स हैं। इसे ग्लूकोज कहते हैं, इसे टेस्ट अलग होता है? फ्रक्टोज कहते हैं। बेटा जी बिल्कुल फर्क होता है। ग्लूकोज आपने अगर कभी टेस्ट किया हो तो ग्लूकोज कैसा होता है आपको आइडिया होगा। डी ग्लूकोज के नाम से एक मार्केट में प्रोडक्ट आता है, वो ग्रीन कलर का डब्बा होता है उसके अंदर। तो ग्लूकोज का टेस्ट वैसा होता है। एंड शुगर का टेस्ट कैसा होता है ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देयर आर 64 टाइप्स ऑफ शुगर्स। 64 टाइप्स की शुगर्स होती हैं। कुछ उनमें से मीठी भी होती हैं और कुछ उनमें से मीठी नहीं भी होती। जैसे कि अगर मैं मिसाल दूं तो आटा, आटा भी एक तरह की शुगर है, लेकिन वो मीठा नहीं होता। इसी तरीके से स्टार्च जो आलू वगैरह के अंदर होता है वो भी एक तरह की शुगर है, लेकिन वो मीठी नहीं होती। स्टार्च इनिशियली मीठा नहीं होता, हाँ बाद में आप उसके साथ मतलब वो जो बाद में कुछ वो स्टार्च फर्दर रिएक्ट करके ग्लूकोज या इस तरह की जब चीजें बना लेता है ना, तब वो मीठा हो जाता है। यानी आलू जो मीठा होता है वो स्टार्च की वजह से नहीं होता, बट स्टार्च के मजीद रिएक्ट कर जाने की वजह से होता है। तो इसका नाम भी लिख दूं मैं, थोड़ी सी नॉलेज मैंने अगले साल की भी दे दी है तुम लोगों को। तो अगले साल यही सारी चीजें पढ़ने वाले हो, और मार्क माय वर्ड्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इज इजी। ये आपके पास कहलाता है ईस्टर नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको आप जानते ही हो वाटर है, इसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं। ठीक है भाई। अभी तक कोई सवाल इस पूरे लेक्चर में बेटा? सर वो चैट पे एक सवाल आया आपके लिए। अच्छा सर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के फॉर्मूला सेम है? जी बेटा फॉर्मूला सेम होते हैं, दे आर आइसोमर्स, इनके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। ये भी अगले साल पढ़ोगे। और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट इजी। अभी बहुत आसान और बहुत हल्की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। अगले साल की जो केमिस्ट्री है उसको ऐसा कह सकते हो कि जिंदगी भर तुम लोगों ने जो गुनाह किए हैं ना, उन गुनाहों की सजा बनकर तुम लोगों के सामने आने वाली है। सो गेट रेडी फॉर दैट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या है? इट इज द सम ऑफ all the exponents of the concentration of reactants
involved in a chemical reaction in rate equation, sorry जी भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज है? और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा सिंपली एक ऐसा मतलब तरीका है कि इससे हम जो भी रिएक्शन होते हैं ना उसके एक्सपोनेंट्स के जो सम होते हैं उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। अब हम कुछ एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी एग्जांपल से। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन हो रहा है, A प्लस बी विल मेक C। अब इसकी जो रेट इक्वेशन है वो रेट इक्वेशन क्या बनेगी? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अच्छा, A का कोफिशिएंट क्या है? 1 और B का कोफिशिएंट 1। ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है? ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है कि आप दोनों कोफिशिएंट्स के जो सम है 1 प्लस 1 2 हो गया। अच्छा, 2 का मतलब क्या है? इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अच्छा आगे आइए। 2A प्लस बी विल मेक C। अब यहां पर रेट एक्सप्रेशन क्या बन रही है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो यहां पर ऑर्डर क्या बन रहा है? 2 प्लस 1 3, सो इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सर मुझे ऑर्डर का समझ में नहीं आई डेफिनेशन। बेटा डेफिनेशन कुछ नहीं है, बस जो भी कोफिशिएंट्स है ना किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के, उन रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट को प्लस कर लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। असल में जो ऑर्डर ऑफ निकालते रिएक्शन, क्यों? हाँ ये सवाल बहुत वैलिड है। निकालते क्यों है बेटा? ऑर्डर की मदद से ना हमें ये पता चल जाता है कि किसी रिएक्शन के दौरान अगर हम रिएक्टेंट्स में कोई पर्टिकुलर अमाउंट का इजाफा करते हैं तो उससे प्रोडक्ट की अमाउंट पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे ली शेटले प्रिंसिपल में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाई फॉरवर्ड जाता है रिएक्शन, ये सारी चीजें तो पढ़ कर आए हो। लेकिन यहां पर तो बात इरिवर्सिबल रिएक्शंस की हो रही है ना, तो इसमें अगर हम रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट भी बढ़ता है, बट प्रोडक्ट कितना बढ़ता है ये हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से जज कर लेते हैं। इसके जब मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराऊंगा चैप्टर 8 के, तो आप लोगों को मजीद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक यूज इसका और भी है, वो मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद ढूंढिए इंटरनेट के जरिए। ठीक है, आई विल आस्क अबाउट दैट टुमारो इंशाल्लाह। सही है? यस सर, लेकिन सर जितने भी हम लोग चैप्टर 8 में जिन केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़े हैं वो सब क्या रिवर्सिबल है? चैप्टर 8 में जी अभी तक हमने जितनी पढ़ी हैं सारी इरिवर्सिबल है। ओके सर। अच्छा, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है N2O5। अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूं, उसको डिकम्पोज करता हूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस अलग करता हूं, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? रेट एक्सप्रेशन सबसे पहले बनाओ। तो रेट एक्सप्रेशन इसकी बनेगी N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन। अब इसकी कोफिशिएंट क्या है? 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1। तो इट इज अ, बल्कि वर्ड्स में लिख देता हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, इसके अलावा एक एक्सेप्शनल केस है इसी में ही, वो मैं अभी तक मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बता दिया लेकिन जीरो ऑर्डर नहीं बताया, तो मैं अब जीरो ऑर्डर आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। हम लोग सिर्फ रिएक्टेंट का निकालते हैं ऑर्डर? जी बेटा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, कभी भी प्रोडक्ट पे नहीं डिपेंड करता। ओके सर। ठीक है, अच्छा जीरो ऑर्डर रिएक्शन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जरा इसको देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस
does not depends upon the concentration of reactants. कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो उनके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता. तो भाई किस चीज पर डिपेंड करता है सर? ये तो आपने सबसे अनोखी बात तो अब बताइए. मतलब हम रिएक्टेंट कम ज्यादा रख दें उससे स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बेटा उसमें रिएक्टेंट के कम या ज्यादा होने का स्पीड से कोई ताल्लुक ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन देखो, अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में रिएक्टेंट रख दोगे हो सकता है वो रिएक्टेंट्स रिएक्ट ही ना करें, तब भी कोई फायदा नहीं होगा. अगर आप बहुत कम अमाउंट में रिएक्टेंट्स रखो और आप ऑप्टिमम कंडीशंस उसे प्रोवाइड कर दो तो वो उसमें हो सकता है रिएक्ट कर जाए. ऐसे रिएक्शंस को, और ऐसे रिएक्शंस होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, इन्हें हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस. याद रहे, इन्हें क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस, यानी कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाले रिएक्शंस हैं. ठीक है, ये तमाम के तमाम ऑल दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर. ये तमाम के तमाम जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं. ठीक है, ये सब के सब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं. इसमें कोफिशिएंट कुछ भी हो, रिएक्टेंट्स का फर्क नहीं पड़ता, आपने हमेशा इनको जीरो ऑर्डर ही लिखना है. H2 प्लस Cl2, एरो पे इस तरीके से H न्यू बना हुआ होगा तो समझ जाइएगा कि ये रिएक्शन जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है. इसी तरीके से CH4 प्लस Cl2 H न्यू, ये हो जाता है CH3 Cl प्लस HCl. ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शंस कौन से हैं? ये जीरो ऑर्डर है. रिएक्टेंट्स का सम कुछ भी आ रहा हो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिएक्शन होता सनलाइट की प्रेजेंस में. मिसाल दे देता हूं बेटा, एक कमरे में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस भर दी, आपने भर दी है, कुछ और नहीं है उस कमरे में, लेकिन सनलाइट नहीं है. जिंदगी भर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन को उस कमरे के अंदर बंद करके रखो, कभी भी HCl नहीं बनेगा. सेम इसी तरीके से मीथेन और क्लोरीन की एग्जांपल है. लेकिन उसी कमरे में अगर सूरज की रोशनी पड़ना शुरू हो गई तो HCl बनना शुरू हो जाएगा. तो दैट इज व्हाई दे आर रेफर्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन. इज दैट क्लियर टू यू ऑल नाउ? सिर्फ सनलाइट या कोई और भी लाइट चल सकती है? सिर्फ सनलाइट. यहाँ पर बात सनलाइट की हो रही है, लेकिन और भी लाइट हो सकती है कोई. और भी लाइट हो सकती है? हाँ, मतलब वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा. इन दोनों में सनलाइट की बात है. ओके सर. और सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, हम लोग अगर ज्यादा अमाउंट लेंगे रिएक्टेंट्स की तो हम लोग की जो रेट ऑफ स्पीड है, रेट ऑफ वो है, आई मीन जिस उसमें प्रोडक्ट बन रहा है जो हमारा रेट है वो सेम कैसे रहेगा? बेटा क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा लेने का ताल्लुक सनलाइट से नहीं है ना, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा सनलाइट पड़ेगी रिएक्टेंट उतना फिजिबली कन्वर्ट होंगे. अब सनलाइट ही थोड़ा, मिसाल के तौर पे एक पूरा कमरा है, छोटी सी मिसाल लेता हूँ, और उस कमरे में छोटा सा एक सुराख है जिससे सनलाइट अंदर आ रही है, तो सनलाइट जितने एरिया में आ रही है उतने एरिया में ही हाइड्रोजन और क्लोरीन कन्वर्ट हो पाएगा ना बेटा. पूरे कमरे में रोशनी थोड़ी जा रही है. हाँ, वो लाइट दीवार से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह जाकर करे तो वो एक अलग चीज है. मैं इन वाले सिर्फ इन वाले उसकी बात नहीं कर रही, जीरो ऑर्डर उसकी रिएक्शंस की, मैं ऑन द होल बात कर रही हूँ कि रिएक्टेंट्स पर ऑन द होल. यस सर, ऑन द होल मतलब कोई भी रिएक्शन हो, आप रिएक्टेंट्स को बढ़ा दें इनकी अमाउंट, तो क्या उनकी इस पे रेट पे फर्क पड़ेगा? बेटा रेट असल में इरिवर्सिबल रिएक्शंस का वही रहता है. रिवर्सिबल रिएक्शंस के रेट पे फर्क पड़ता है, इरिवर्सिबल पे नहीं पड़ता. वो असल में अपनी उसी स्पीड से कन्वर्ट होते हैं, बस फर्क ये होता है कि उनकी अमाउंट जो प्रोडक्ट की होती है ना वो ज्यादा बन जाती है, और कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, चलो ठीक है बेटा. तो चैट पे आया एक सवाल. ओके, अब बेटा दोनों हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकती है और मीडियम के थ्रू भी हो सकती है. ठीक है, अच्छा जी,